हे गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो यार, आज इस लेक्चर्स में हम एलपीपी बताने वाले हैं, एलपीपी का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है ना। एलपीपी का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिएगा, एलपीपी से आपका 12th बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है ना। यानी 5 मार्क का आपका एक क्वेश्चन आपका निश्चित पूछता है, ठीक है ना। तो आपका किस तरह से 12th बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जिससे आपके 12th बोर्ड एग्जाम में आपका एलपीपी का सवाल छूटे नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू इतना और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी इस फंक्शंस को आपको मैक्सिमाइज करना है, यानी जेड इक्वल टू इस फंक्शंस को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू ये दिया हुआ और इसका कॉन्स्टेंट्स ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो यानी इस फंक्शंस को मैक्सिमाइज करना, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, हम यहाँ पर जो भी पढ़ना है आपको ग्राफिकली ही सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एलपीपी आपका 12th बोर्ड एग्जाम में ग्राफिकली ही सॉल्यूशन ही पढ़ना है, ठीक है ना। यानी ग्राफिकली ही इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम इन सभी इक्वेशन को हम मान लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इन चारों इक्वेशन का हम बारी बारी से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो इक्वेशन का ग्राफ आप क्लास 11th क्लास में आप सीख चुके होंगे। इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं विद्यार्थी। तो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चारों इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही ना इन सभी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग हेयर करके लिखते हैं, ठीक है ना। हेयर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + 2y = 10, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है विद्यार्थी, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें x का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसमें x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। इसमें y का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 10, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहले इस लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका x डैश, ये y डैश, ये x, सॉरी ये x, ये y, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पर ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 5 मान लेते हैं, y का वैल्यू 5 है यहाँ पर यह है, ठीक है ना। तो 0.5 आपका पॉइंट ये आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ये, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 5 है ना। उसके बाद x का वैल्यू 10 पर y का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं x का वैल्यू 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट 10 0, ठीक है ना। x का वैल्यू 10 पर y का वैल्यू 0, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाइए। यही आपका ग्राफ हो गया, किसका, इस लाइन का ग्राफ हो गया, x + 2y = 10। इस लाइन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये किस लाइन का ग्राफ हुआ विद्यार्थी, x + 2y = 10, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब इसका हमें तो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, इस लाइन का नहीं ना, इस इक्वेशन का नहीं, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब देखिएगा, तो कोई भी इक्वेशन होता है जो, देखिएगा कोई भी, समझिएगा, यहाँ कोई भी इक्वेशंस होता है जो प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये लाइन जो है वो ये प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक लाइन के इस साइड का पार्ट हो गया, एक लाइन को उस साइड का पार्ट, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन किधर होगा, लाइन के इस साइड होगा या लाइन के उस साइड होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक पॉइंट ले लेंगे, यानी इस लाइन पर के छोड़कर कहीं इधर का भी एक पॉइंट ले सकते हैं या उधर का भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। जैसे इधर का एक पॉइंट लिए, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई किया तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन इधर लाइज करेगा, ठीक है ना। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इधर का पॉइंट लिए हैं तो इसका सोल्यूशन उधर होगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो हालांकि आप देखिएगा, तो यहाँ पर ओरिजिन, देखिए अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता है तो आप सीधा सीधा ओरिजिन पर ही चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ओरिजिन पर आपका चेक करना आसान होता है। तो देखिएगा, हम चेक करते हैं। टेक अ पॉइंट 0 0, टेक अ पॉइंट
ओरिजिन को ही ले लेते हैं, ठीक है ना, वो 0 0। अब फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इन इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं। देखिएगा इन इक्वेशन फर्स्ट में हम ये पॉइंट हम पुट करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + 2y लेस देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, सो ये 0 2 × 0 लेस देन 10, यानी क्या आ गया विद्यार्थी, 0 लेस देन 10। तो देखिएगा 0 से 10 बड़ा है ना विद्यार्थी, यानी यहाँ पर ट्रू आया नहीं, यानी सेटिस्फाई किया नहीं, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया ना, सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इस लाइन के इस साइड लाइज करेगा, ठीक है ना, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा इधर लाइन की साइड लाइज करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब हम तो देखिएगा इस इक्वेशन का काम हो गया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का ग्राफ इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो यार नाउ करके लिखते हैं, नाउ क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड तो इक्वेशन सेकेंड का क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 3x + y = 15, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें x का वैल्यू रखेंगे, इसमें y का वैल्यू। तो देखिए x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 15, ठीक है ना। अब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5, ठीक है ना। अब देखिए इस पॉइंट को हम इस xy प्लेन में दर्शाते हैं, x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 15। तो हम मान लेते हैं y का वैल्यू 15 यहाँ पर यह है, ठीक है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं y का वैल्यू 15, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 15। यहाँ पर x का वैल्यू 5 पर y का वैल्यू 0, ठीक है ना। तो मान लेते हैं x का वैल्यू 5 यहाँ है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 0 D। देखिएगा इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। यहाँ पर मान है 5, ठीक है ना। ये किस लाइन का ग्राफ हो गया विद्यार्थी, 3x + y = 15। इस लाइन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना, 3x + y = 15, ठीक है। अब देखिएगा अब इस हमें ये लाइन ये तो इस इक्वेशन का ये ना लाइन ग्राफ ड्रॉ हुआ विद्यार्थी, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, ठीक है ना। हमें तो इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा तो ये लाइन जो है इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्लेन के इस साइड का पार्ट हो गया, एक प्लेन के उस साइड का पार्ट, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लाइज किधर करेगा, तो उसके लिए हम एक पॉइंट लेकर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ओरिजिन लेकर ही चेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो टेक अ पॉइंट 0 0, टेक अ पॉइंट 0 0, ठीक है ना। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से आते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में हम इस पॉइंट को पुट करेंगे, ठीक है ना, यानी x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ओरिजिन का अपोजिट साइड होगा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है विद्यार्थी, 3x + y ≤ 15, 3x + y ≤ 15, ठीक है ना। यहाँ पर ही हम लिखें, देखिएगा यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं। तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, सो ये 0 + 0 हो जाएगा, ठीक है ना, <15, यानी दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 0 <15। तो देखिएगा 15 से 0 छोटा है ना, यानी सेटिस्फाइड किया ना। तो यानी इसका सोल्यूशन किधर होगा, इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की तरफ ही लाइज करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 4 इक्वेशन है, यहाँ पर अभी इसको समझिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 4 इक्वेशन है, यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 4 इक्वेशन है, तो इन चारों इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन ओरिजिन के इधर ही लाइज किया, ठीक है ना।
तो इन चारों इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो पहले चारों इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ही तो अब जगह नहीं है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे इसको बताते हैं, ठीक है ना। हो गया विद्यार्थी, आगे बढ़े। तो देखिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा हमारा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या था विद्यार्थी, आपका इक्वेशन क्या था नाउ। इक्वेशन आपका थर्ड में ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपका थर्ड था, ये इक्वेशन फोर्थ था, ठीक है ना। तो देखिएगा ये दो इक्वेशन है ना विद्यार्थी, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैसा इक्वेशन है जो ये इस दोनों इक्वेशन ये शो करता है कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, ठीक है ना। देखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये इसका क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन क्या होगा विद्यार्थी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब बाई एक्सेस, ठीक है ना। अब y इक्वल टू 0 का देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो बाई एक्सेस के उधर लेफ्ट साइड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है ना। x का वैल्यू y इक्वल टू 0 है यानी x एक्सिस, y ग्रेटर देन 0 है यहाँ, तब y एक्सिस के ऊपर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ये आपको शो करता है, यानी ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको जब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, यानी आपको जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लाइज करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बी गेट यानी देखिएगा जिस भी क्वेश्चन में आपको ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ था, यानी उस का जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइज करेगा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बी गेट सॉल्यूशन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखिएगा यानी इन दोनों इक्वेशन के अनुसार सॉल्यूशन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। आप देखिएगा ध्यान से इधर देखिएगा, इन दोनों इक्वेशन के अनुसार यानी जो भी सॉल्यूशन लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका सॉल्यूशन लेना है, ठीक है ना। तो देखिएगा इस लाइन के अनुसार इसका सॉल्यूशन इधर है, ठीक है ना, यानी फर्स्ट इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन इधर है, सेकेंड इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन इधर है, ठीक है ना। और थर्ड और फोर्थ के अनुसार आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका यही होगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका यही होगा, समझिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन के क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन का ये लाइन है, ठीक है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन इधर लाइज कर रहा है, ठीक है ना, ओरिजिन की तरफ इधर, इसका भी ओरिजिन की तरफ इधर। थर्ड और फोर्थ के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सॉल्यूशन लेना है, यानी कॉमन एरिया यही ना हो रहा है विद्यार्थी, यानी कॉमन फेसिबल रीजन यही ना हो रहा है, ठीक है ना। कॉमन जो सॉल्यूशन हो रहा है यही एरिया ना हो रहा है विद्यार्थी, तो आपका यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब इस रीजन को हम, इस जो बाउंडेड रीजन है इसको हम फेसिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो बाउंडेड रीजन बना इसको फेसिबल रीजन बोलते हैं। तो इस फेसिबल रीजन के जितना भी कॉर्नर पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स का पहले हम कॉर्नर टैब निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा एक आपका कॉर्नर पॉइंट्स ये है, एक ये है, एक ये है, यहाँ पर ही नाम देते हैं पी, ठीक है ना, पी नाम दे दिए। तो हेयर, सो हेयर फेसिबल रीजन क्या है विद्यार्थी, हेयर फेसिबल रीजन इज क्या है विद्यार्थी, AODPA, ऐसे लिखे हैं OAPDO, आपका फेसिबल रीजन यही है, ठीक है ना। अब देखिएगा अब इस फेसिबल रीजन का पहले हम सभी कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा O का कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है क्या है, 0 0, ठीक है ना। A का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट भी क्या है विद्यार्थी, 0 5, ठीक है ना।
ओ का कोऑर्डिनेट तो मालूम है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 5 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 0 ठीक है ना। हमें पी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो पी का कोऑर्डिनेट हम पहले निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पी का कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे विद्यार्थी, तो देखिए इन दोनों इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन को अगर सोल्व कीजिएगा तो पी का कोऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा हम इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद पी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। नाउ सोल्विंग इक्वेशंस x + 2y = 10, x + 2y = 10 and 3x + y = 4, 3x + y = 15, 4 पॉइंट p। तो देखिएगा पॉइंट p के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं ना कि 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, यानी x + 2y = क्या है विद्यार्थी 10। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2y = 13, यानी अब घटाइए तो क्या हो जाएगा -5x, ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी -20, यानी x का वैल्यू क्या आ गया -4, सॉरी x का वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा नीचे मिटाते हैं इसको। देखिएगा x का वैल्यू क्या आ गया विद्यार्थी 4। अब देखिए y का वैल्यू निकालिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू। तो चूँकि डायरेक्ट लिखें विद्यार्थी, देखिएगा इक्वेशन 1 में, देखिए इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 4 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, द्वितीय 6, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। यानी सो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका 4,3, ठीक है ना। कि सभी कॉर्नर का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया ना। अब देखिएगा z = क्या दिया हुआ था विद्यार्थी, z = चूँकि z का वैल्यू क्या दिया हुआ था, z = आपका क्वेश्चन में क्या दिया था विद्यार्थी 3x + 2y, z = क्या है 3x + 2y, ठीक है ना। इसी फंक्शंस को हम यही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी को आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा इन चारों पॉइंट्स पर अब इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, यानी ओ ए डी और पी पर इन चारों पॉइंट्स पर इसका वैल्यू निकालेंगे। जिस पॉइंट पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा एट सबसे पहले पॉइंट ओ पर निकालते हैं, ठीक है ना, एट O 0 0 पर z का वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, z = x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 3 × 0 + 2 × 0 क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। एट देखिएगा पॉइंट ए पर चेक कीजिए तो 0 5 तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो z = क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू पुट कीजिए 5 थे, 3 × 0 + 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। देखिएगा इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं एट, अब डी पर पुट कीजिए, डी पर चेक कीजिए 5 0, ठीक है ना। तो सो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x के जगह पर 5 पुट कीजिए, y के जगह पर 0, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखें 8p पॉइंट p पर चेक कीजिए, p का कोऑर्डिनेट क्या है 4,3, ठीक है ना। तो सो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के जगह पर 4 पुट कीजिए, y के जगह पर 3, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी 4 × 12 6 18, यानी जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। से जगह पर 4 3 × 12 द्वितीय 6 18 हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आया विद्यार्थी 18, और किस पॉइंट पर आया, पॉइंट p पर आया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 3। तो यहाँ पर ही लिखेंगे हेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज क्या आया 18 एंड 8 कितना पर, पॉइंट p पर जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 4, ठीक है ना। पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 4, यही आपका आंसर। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है विद्यार्थी, जेड का मैक्सिमम वैल्यू 18 है, 8 कितना पर 0.34। तो ये आपको ये भी आपको बताना होगा, लिखना होगा आंसर में कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आया था, 0.34 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आया, ठीक है ना। यही आपका आंसर हुआ। तो देखिएगा तो इतना आपको एग्ज़ाम में करना होगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, ठीक है ना। समझ में आया विद्यार्थी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो, ठीक है ना। या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर
बिल्कुल लिख सकते हो, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो वीडियो को पास करके, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज जेड इक्वल टू इतना, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको इतना दिया हो, ठीक है ना। यानी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को आपको इस क्वेश्चन में आपकी मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। और आपका इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो देखिएगा इसका भी सोल्यूशन उसी तरह से निकालेंगे। और क्या, तो देखिएगा सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। तो देखिए बारी बारी से इन चारों इक्वेशन का हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा हेयर क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ यस क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट का हम पहले क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x + 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थी 8। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें x का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 8, ठीक है ना। देखिए इसको अब xy प्लेन पर हम दिखाते हैं। ये x डैश, ये y डैश, ये y, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं y का वैल्यू 4, ठीक है ना। तो यहाँ ये आपका ओरिजिन हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा विद्यार्थी 0 4। इसको हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है ना। ये उसके बाद x का वैल्यू 8 पर y का वैल्यू 0, तो मान लेते हैं यहाँ x का वैल्यू 8 है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8, 0, ठीक है ना। इसको हम नाम दे दिए b, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, यही हो गया इस लाइन का ग्राफ, यानी x + 2y = 8। यही हो गया इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का ये ग्राफ, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अब हमें इस इक्वेशन का हमें ग्राफ चाहिए विद्यार्थी। तो देखिएगा इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ जो हो गया, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का ग्राफ यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरफ लाइज करेगा, तो उसके लिए हम एक पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। वो पॉइंट इसमें पुट करेंगे। अगर उस पॉइंट अगर ओरिजिन की तरफ का पॉइंट लिए तो सेटिस्फाई कर देगा तो इस सोल्यूशन इधर होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा, ठीक है ना। तो देखिए ओरिजिन ही ले लेते हैं। टेक अ पॉइंट 0 0, टेक अ पॉइंट 0 0, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है विद्यार्थी, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में हम x के जगह पर 0, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट। देखिएगा 0 + 2 × 0 < 8, यानी क्या आ गया 0 < 8। तो देखिए 8 0 से, देखिएगा 0 से 8 बड़ा है ना, तो यानी सेटिस्फाई किया ना, तो यानी इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ लाइज करेगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ लाइज करेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा अब सेकेंड इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है विद्यार्थी 3x + 2y = 12। यही इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इसमें x का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को हम इस xy प्लेन पर दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 6, हम मान लेते हैं y का वैल्यू 6 यहाँ पर ही है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको नाम देते हैं c, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 6। यहाँ x का वैल्यू 4 पर y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर मान लेते हैं x का वैल्यू 4 है, ठीक है ना। इसको नाम दे दिए d। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, चलो यहीं पर मान लिए, ठीक है ना। किस लाइन का ये ग्राफ हो गया विद्यार्थी 3x + 2y = 12, ठीक है ना। 3x + 2y = 12। अब देखिएगा इस इक्वेशन यानी सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन किधर लाइज करेगा, तो एक पॉइंट हम लेकर चेक करते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन भी यहाँ पर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। टेक अ पॉइंट 0 0, ठीक है ना। फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखिएगा इस सेकेंड इक्वेशन से आते हैं, तो एक्स पर 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 0 प्लस 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी क्या आ गया विद्यार्थी 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी सेटिस्फाई क्या ना 12 इससे छोटा है ना 0, सेटिस्फाइड क्या ना, यानी इसका भी सेकेंड इक्वेशन का भी सोल्यूशन किधर होगा, इधर ओरिजिन की तरफ ही, ठीक है ना, यानी इसका भी सोल्यूशन इधर ही होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पता नहीं विद्यार्थी, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का मतलब क्या होगा, यानी आपको जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, यानी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ये आपको शो करता है, यानी ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही में ही केवल लेना है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मिटा के हम यहाँ आगे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, तो देखिएगा इसको मिटा कर आगे सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिखेंगे विद्यार्थी, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ से हमें क्या प्राप्त होता है कि यानी जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलाज करेगा, ठीक है ना। बी गेट सोल्यूशन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी हमारा फेसिबल रीजन क्या आ गया विद्यार्थी, तो देखिएगा यहाँ कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, देखिएगा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के अनुसार आपका सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ठीक है ना। इसके अनुसार सोल्यूशन इधर होगा, इसके अनुसार सोल्यूशन इधर, यानी आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम देते हैं पी, तो यहाँ पर भी आपका फेसिबल रीजन क्या आ गया, हेयर फेसिबल रीजन इज क्या आ गया विद्यार्थी, ओ इस पॉइंट का नाम क्या है, ए है ना, OAPDO यही आपका फेसिबल रीजन आ गया, ठीक है ना। तो देखिए तो अब हम इस फेसिबल रीजन के सभी कॉर्नर पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा ओ का कोऑर्डिनेट तो मालूम है क्या है 0 0, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, डी का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, पी का नहीं मालूम है, तो पी का हमें कोऑर्डिनेट कैसे मालूम होगा, तो इन दोनों लाइन के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ देखिएगा हम यहाँ पर ही पहले सॉल्व करते हैं, 4 पॉइंट पी पर ही लिख देते हैं 4 पॉइंट पी के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस यानी इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं पॉइंट पी के लिए, इन दोनों लाइन के इक्वेशंस को, x + 2y = 8 और क्या है 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12, ठीक है ना 12। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे विद्यार्थी बी गेट, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे बी गेट, यानी इसको अलग सॉल्व करके हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। आप अलग सॉल्व करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखिएगा ठीक है ना, बी गेट x = 2 और y का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी अब इसके सभी कॉर्नर, इस फेसिबल रीजन के सभी कॉर्नर पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, देखिएगा इसके कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है विद्यार्थी, ओ का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, ए का कोऑर्डिनेट आपका 0 4 है, ठीक है ना। और पी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 है, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 0, ठीक है ना। अब देखिएगा इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर आप जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था उसका वैल्यू निकालेंगे, जो मिनिमम वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू क्या दिया था विद्यार्थी, मिटा दिए, जेड इक्वल टू क्या दिया था, आपका जेड इक्वल टू चूँकि क्या दिया हुआ गिवन जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ -3x + 4y, ठीक है ना, -3x + 4y यही ना दिया हुआ है, इसी को मिनिमाइज आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए तो इन चारों पॉइंट्स पर हम बारी बारी से इसका वैल्यू निकालते हैं, जो मिनिमम वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। एट पहले ओरिजिन पर हम निकालते हैं क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो 100 और एट ओरिजिन, सो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थी -3 × 0 + 4 × 0,
यानी क्या आ जाएगा 0 वैल्यू, ठीक है ना। एट ए पर अब देखिएगा, ए पर हम निकालते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 4। तो सो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें x से जगह पर 3 0 पुट कीजिए, y की जगह पर 4, तो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। एट पी, अब पॉइंट पी पर वैल्यू निकालते हैं। देखिए पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, ठीक है ना। तो सो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, x से जगह पर 2 पुट कीजिए, y की जगह पर 3, तो x से जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे -6, फिर y की जगह पर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा +12, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अब एट डी का कोऑर्डिनेट क्या है 40, ठीक है ना 40। तो सो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x से जगह पर 4 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 4 की जगह पर 0, y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0, यानी क्या आ गया -12। तो देखिए, तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है विद्यार्थी, ये 0 है, ठीक है ना। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है -12, तो इसका इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था तो इसका मिनिमाइज वैल्यू क्या आया, यानी मिनिमम वैल्यू क्या आया -12, आइट कितना पर 40 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही लिखेंगे हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज क्या आया -12, आइट कितना पर, आइट कितना पर डी पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 40, डी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 40, यही आपका आंसर, ठीक है ना। तो इतना आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तभी आपको 5 के 5 नंबर देगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम विद्यार्थी नहीं ना। तो आज इस लेक्चर्स को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।